यहाँ खेती बाड़ी होती नहीं है सरमत्रा क्षेत्र में। यहाँ के अगर आज आजीविका का साधन खत्म हो गया तो यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ से? बिल्कुल। और ये यही नहीं है, बसेड़ी में भी है, आपके बाड़ी में भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पत्थर का व्यापार का जो काम है वो अपने सरमत्रा क्षेत्र में। गलत काम तो होने नहीं दूंगा। बिल्कुल हो जाएगा, संजय लेकिन जाटव तो हमेशा दबंग से रहेगा जी, क्योंकि हम बाबा साहब संविधान के कलम से पकड़ के यहाँ तक पहुंचे हैं हम जी, लोग। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि मैं हर गरीब तबके के पास पहुंचूं, जो पंक्ति में सबसे लास्ट में लगा है। कभी ऐसा वाक्य को ध्यान में आया कि कभी किसी कारण से गुरुजी से डांट खानी पड़ गई हो? इतनी मार खाई थी, वो मार आज भी याद है मेरे को। और पिताजी को बुलाया था कि सोहलाल तेरे बच्चे को पत्थर के काम में लगा देनी पड़ेगा, तो तब एहसास हुआ कि नहीं। शायद उनको पता नहीं था कि जिस बालक के पत्थर के काम में लगाने की बात कर रहे हैं वो कभी विधायक भी बन सकते जैसे 52 मास IAS IPS के लिए फेमस है, उसी तरह सरमत्रा हमारा इंजीनियर और डॉक्टरों की खदान है यहाँ पे। बिल्कुल। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्होंने आपको विधानसभा में? मजदूर किस तरह से पहाड़ का सीना चीर करके पत्थर से अपनी आजीविका चलाता है। 22 करोड़ का ठेका यहाँ हो रहा है और कोई भी संवेदक या ठेकेदार यहाँ ठेका उठाता तो हमेशा घाटे में जाता। हमारे यहाँ एक गैंगसा से, एक खान मजदूर से लेकर के खान से ब्लॉक और पत्थर लाने से लेकर के गैंगसा और गैंगसा से उसको तराशते हुए बिल्कुल पत्थर को तैयार करके भेजने तक 100 लोग 100 परवार जुटते हैं। मथुरा में ले लो और बसेड़ी में ले लो, 8 डॉक्टर हैं, 8 पोस्ट अपनी क्रिएट हैं। और डॉक्टर कितने हैं? 2 गोलारी, मदनपुर और धौन। उसमें पलायन हो जाता है, ठेकेदारों को पेमेंट समय पे नहीं हो रहा है, तो कोई भी ठेकेदार काम नहीं करेगा इसमें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु कुमार और आप देख रहे हैं धौलपुर.सिटी। धौलपुर.सिटी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम आपका परिचय एक ऐसी शख्सियत से कराना चाहते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हम आज इस कार्यक्रम में लेकर आए हैं बसेड़ी विधानसभा के आप सबके चिर परिचित विधायक संजय जाटव जी को। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। नमस्कार, मैं धौलपुर.सिटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सकुशल होंगे, आपके परिवार में सभी सकुशल होंगे, ऐसी कामना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। धौलपुर.सिटी जैसा कि आप जानते हैं एक जिले का सबसे बड़ा पेज है और एक चैनल के माध्यम से उभर कर आ रहा है। आज इस कार्यक्रम में आप यहाँ मौजूद हैं, तो शुरुआत में मैं बस यहाँ से प्रारंभ करूँगा। जैसे कि आप बाबा महाकाल की नगरी सरमथुरा में विराजते हैं और आप बसेड़ी जो विधानसभा है उसमें एक युवा विधायक के नाते काम देखते हैं और लोगों ने आपको भारी बहुमत से जिताया। जिन लोगों ने आपको भारी बहुमत से जिताया है उनके लिए पहले 4 बातें या 2 शब्द आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले बसेड़ी विधानसभा के सभी निवासियों को नमस्ते करता हूं और मैं आशा करता हूं आप सभी सुकुशल होंगे, क्योंकि बारिश का दौर है, हालांकि नेचर है और इसके अंतर्गत हम पिछले 2 साल से पीड़ित भी हो रखे हैं बसेड़ी विधानसभा के लोग, क्योंकि बसेड़ी ब्लॉक के अंदर और सरमत्रा 2 ब्लॉक आते हैं और कुछ पार्ट हमारा बाड़ी का भी लगता है। 5 ग्राम पंचायतें हैं, तो फसल जो बाजरे की है आज की तारीख में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये इसीलिए मैं सभी से कहता हूँ कि आप हिम्मत ना हारें, ये तो प्राकृतिक आपदा है और किसान भाई हमेशा मजबूत रहा है, क्योंकि ये 2 साल से हो रहा है और आप तो कई पसंद से देखते आ रहे हैं, कई सालों से देखते आ रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं और मैं सरकार से अपील भी करता हूँ कि जल्द से जल्द राहत देते हुए किसान भाइयों की आप मदद करें। जी बिल्कुल, आपकी बात, खैर आप तो विधानसभा में जाते हैं, सरकार तक अपनी सभी लोगों की बात पहुंचाते ही हैं। और मैं फिर एक बात से शुरुआत करता हूं कि अपना सरमथुरा क्षेत्र है, सरमथुरा क्षेत्र में आप भारी बहुमत से विजयी हुए और कांग्रेस पार्टी से विधायक बने। आपके परिवार में जो राजनीति का सफ़र प्रारंभ हुआ वो कब से हुआ? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सरमत्रा क्षेत्र तो है ही मेरा घर है, पूरे बसेड़ी विधानसभा मेरा घर है और बसेड़ी विधानसभा के सभी मतदाताओं ने मेरे को भारी बहुमत से जिताया। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं कहूँगा कि राजनीतिक में ऐसा कोई मेरे परिवार से कोई सदस्य नहीं रहा है कि जो राजनीति में ऊंचे आयाम पे पहुंचा हो। मेरे पिताजी थे, वो सामाजिक हैं और समाज के अध्यक्ष रहे हैं। उसके साथ साथ ज़िले के अंदर जिला सचिव, यूथ से जोड़ करके जिला सचिव तक पहुंचे थे और उसके बाद 2015 में जिला परिषद का टिकट मिला, टिकट में चुनाव लड़ा और विजय हुआ, जहाँ से भी राजनीतिक कहानी स्टार्ट होती है। राजनीतिक कार्य प्रारंभ किया। हाँ। आपकी जो शिक्षा है वो कैसे स्तरों से हुई, किस
प्रकार से कहाँ कहाँ पर आपकी शिक्षा दीक्षा हुई? 11वीं क्लास तक तो मेरी शिक्षा सरमत्रा ही हुई है, और अपने सबसे 8वीं क्लास तक तो सरस्वती शिक्षा निकेतन के स्कूल था, वहाँ तक हुई। 9th 10th 11th मैंने अपने गवर्नमेंट स्कूल सरमत्रा से किया था। उसके बाद मैं जालोर चला गया, जालोर से कोटा, कोटा के बाद फिर इंजीनियरिंग की मैंने जयपुर से, उसके बाद दिल्ली। बिल्कुल। तो सरस्वती शिक्षा निकेतन वास्तव में एक अच्छा विद्यालय रहा है उसमें। हाँ। तो कभी ऐसा वाक़या कोई ध्यान में आया कि कभी किसी कारण से गुरुजी से डांट खानी पड़ गई हो? आज के ज़माने में और पहले के ज़माने में बहुत अंतर है। आज के ज़माने में हाँ, ये कुछ अपने सामाजिक स्तर की बात करें, अपन समाज में हैं, और समाज का मतलब पूरा क्षेत्र ही है, सभी है। हमारे समाज में पहले गुरुओं का बहुत मान था, सम्मान था। गुरु अगर मारपीट कर देते और हम घर शिकायत भी करते तो घर पे हमें डांट भी पड़ती थी। बिल्कुल। और आज के समय में ये है कि किसी बच्चे को डांट दिया और बच्चे ने घर पे जाके कह दिया, तो पेरेंट्स ये नहीं देखता कि मेरे बच्चे को डांटा क्यों, और सीधा गुरु जी पे टैग लगा देते हैं, उन पर आरोप करते हैं। तो आज की और पहले के ज़माने में इतना अंतर है। तो मैं यही कहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं यह कहना चाहूँगा कि बच्चे को क्यों डांटा, ऐसा क्या रीज़न रहा, पहले उस सच तक पहुँचें। गुरु गुरु होता है, और गुरु कोई भी हो, हर बच्चे को एक समान नज़र से देखता है। कोई अगर औसत है या कोई कमज़ोर है तो वो उसको हमेशा अव्वल लाने की भी कोशिश करता है गुरु। बिल्कुल। कहते हैं कि गुरु के गोद में विकास और विनाश दोनों खेलते हैं। ऐसा एक वाक्य मुझे याद है, हाई सेकेंडरी स्कूल का है, और सबसे धौलपुर ज़िले में फेमस स्कूल हमारा रहा है। यहाँ प्रिंसिपल हुआ करते थे बनियाराम मीणा जी। जी। तो हमें क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन था, क्रिकेट हम बहुत खेले हैं। तो हम क्लास से या स्कूल से बंक कर दिया करते, भागते थे। तो एक वाक़या याद है, और ये 10th क्लास का वाक़या है। हम स्कूल से भाग कर के उसके पीछे जा कर के खिड़की से बुक्स को ले रहे थे कि बुक्स को हमें दे दे। इतने में गुरुजी को मालूम पड़ गया, बनियाराम मीणा जी थे, प्रिंसिपल थे। तो हमें ध्यान नहीं था कि नीचे कौन खड़े हैं, हम बुक्स को लेकर के दे रहे थे कि भाई दोस्त पकड़ ले। इतने में दोस्त भाग गया और गुरुजी उन बुकों को ले रहे थे। जब सारी बुक दे दी, नीचे उतर के आया तो इतनी मार खाई थी हमने, इतनी मार खाई थी, वो मार आज भी याद है मेरे को। और पिताजी को बुलाया था। तो वो वाक़या था जब कहा था पिताजी को बुला करके कि सोहलाल तेरे बच्चे को पत्थर के काम में लगा देनी पड़ेगा। तो तब एहसास हुआ कि नहीं, शायद उनको पता नहीं था कि जिस बालक के पत्थर के काम में लगाने की बात कर रहे हैं वो कभी विधायक भी बन सकता है। ये सब गुरु की महिमा होती है। जी बिल्कुल। सरमत्रा क्षेत्र हमारा एजुकेशन के मामले में जिस तरह से 52 मास IAS IPS के लिए फेमस है, उसी तरह सरमत्रा हमारा इंजीनियर और डॉक्टरों की खदान है यहाँ पे। बिल्कुल। डॉक्टर सबसे ज़्यादा सरमत्रा क्षेत्र में, धौलपुर ज़िले में सरमत्रा क्षेत्र में ही अक्सर देखने को मिलते हैं, और बड़े बड़े दूर दूर तक डॉक्टर्स मिलते हैं। तो एक मेरी जिज्ञासा है कि आप बछेड़ी विधानसभा से विधायक हैं, और विधायक होने के नाते यहाँ के विकास के जो मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं अगर सरकार तक पहुँचाना आपका दायित्व बनता है, तो आपके माध्यम से ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्होंने आपको विधानसभा में उठाया? हमने जब से होश संभाला है, ये हम देखते भी आ रहे हैं। मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे माँ बाप हैं, और दादाजी भी थे, आप सभी के हैं। बिल्कुल। आपने सुना होगा कि सरमत्रा क्षेत्र का रियासतकालीन काल से बहुत बड़ा नाम रहा है। बिल्कुल। शायद आपको मालूम हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। सरमत्रा रियासत जो गिरोनिया से निकल के आई थी, और 1560 ईस्वी में ये बसा था सरमत्रा। जी बिल्कुल। 1559 में। 1559 हाँ 60 वही था। और आज उस रियासतकालीन की, शायद हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ 18वीं पीढ़ी राज कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। तब से लेके अब तक देखते आ रहे हैं, और हमारे माँ बाप हैं, चाचा ताऊ हैं, और सभी लोग जो क्षेत्र में से जुड़े हुए हैं सब हैं। हमने यहाँ देखा कि यहाँ का पत्थर, जिसे हम धौलपुर स्टोन के नाम से जाना जाता है, वो हमारे राजस्थान धौलपुर में नहीं, पूरा विश्व विख्यात पत्थर है। बिल्कुल। उनकी इमारतें आज भी गाथा गाती हैं। बिल्कुल। आप देख सकते हैं, चाहे वो लाल किला दिल्ली का हो, बिल्कुल, चाहे वो पुरानी संसद भवन हो, चाहे लाल किला हमारा आगरा का हो, और चाहे विदेश में हो,
ये सारा चीज़ें वो लाल पत्थर पे डिपेंड है। यहाँ का पत्थर बहुत विश्वविख्यात रहा है, जैसे हम रेड स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। पिछले 10 साल के अंदर हम देखा जाए, जिस तरह से स्टोन पॉलिसी, अपन जैसे कहते हैं स्टोन जो हमारी पॉलिसी धौलपुर की है, वो बिल्कुल ख़त्म होने पे कगार पे है, क्योंकि इसकी तरफ किसी भी सरकार का ध्यान नहीं है, किसी भी सरकार का ध्यान नहीं है जी। क्योंकि मैं तो पहली बार का विधायक हूँ और यहीं इसी ज़मीन से जो लगाव रखता हूँ, यही मेरी जन्मस्थली और यही मेरी कर्मस्थली है। तो हमने देखा है कि यहाँ का मजदूर किस तरह से पहाड़ का सीना चीर करके पत्थर से अपनी आजीविका चलाता है, पत्थर को तोड़ता है, खून पसीना बहाता है और सिलिकोसिस भी होता है उसको। बिल्कुल, पर जायज़ सी बात है कि पत्थर में तो काम ये सब करने वाले पेट की आ गए जी। पापी पेट का सवाल है। इस क्षेत्र में कोई रोजगार है नहीं। आपने देखा होगा पथरीला इलाका है पूरा, यहाँ खेती बाड़ी होती नहीं है सरमत्रा क्षेत्र में। तो पूरी जो आजीविका है हम लोगों की वो इस पत्थर से डिपेंड है। आज धौलपुर के अंदर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जा रहा है वो अपने सरमत्रा क्षेत्र से जा रहा है, क्योंकि 93 गैंगसा यहीं पे हैं। जो पत्थर स्टोन जो अपने हैं, स्टोन बिल्कुल जो गैंगसा हैं वो यहाँ पर हैं। और यहाँ जो रॉयल्टी लगाई जाती है सरकार की तरफ से पत्थर के ऊपर 22-22 करोड़ रुपए का यहाँ का ठेका होता है। तो सरकार को ये सोचने वाली बात है कि 22 करोड़ का ठेका यहाँ हो रहा है और कोई भी संवेदक या ठेकेदार यहाँ ठेका उठाता तो हमेशा घाटे में जाता है, कम से कम 2 से 3 करोड़ के घाटे में जाता ही जाता है। पिछली बार गया है, इस बार 33% रॉयल्टी बढ़ा दी सरकार ने। तो ये पत्थर व्यवसाय पे कुठाराघात क्यों? हमारे यहाँ एक गैंगसा से, एक खान मजदूर से लेकर के, खान से ब्लॉक और पत्थर लाने से लेकर के गैंगसा और गैंगसा से उसको तराशते हुए बिल्कुल पत्थर को तैयार करके भेजने तक 100 लोग 100 परिवार जुड़ते हैं एक से। बिल्कुल। तो सरकार को देखना चाहिए कि सबसे बड़ा आजीविका का संसाधन इस क्षेत्र में है तो रेड स्टोन है, पत्थर है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से भी अपील करूंगा कि क्षेत्र के अंदर और कोई संसाधन नहीं है रोजगार के। आपसे मेरा अपील है कि इस पे एक अलग से पॉलिसी बनाई है धौलपुर की। जो धौलपुर के स्टोन, धौलपुर स्टोन के नाम से, अपना रेड स्टोन के नाम से पत्थर है, वो बिल्कुल जो पहले विश्वविख्यात था वो ख़त्म होने के कगार पे है। ऐसा ना किया जाए, क्योंकि यहाँ अगर राजस्थान के अंदर देखा जाए तो सबसे लास्ट में नेहरू की ट्रेन बंद हुई तो हमारे यहाँ ही हुई है सर। बिल्कुल, सरमथरा में नेहरू स्पेशली उसके लिए डाली गई थी जी, पत्थर के लिए डाली गई थी। तो यहाँ से एक छोटे से हर तबके के मजदूर से लेकर के बड़े उद्योगपति तक उसकी आस्था इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। यहाँ के अगर आज आजीविका का साधन खत्म हो गया तो यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ बासिंदे? बिल्कुल। और ये यहीं नहीं है, बसेड़ी में भी है, आपके बाड़ी में भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पत्थर का व्यापार का जो काम है वो अपने सरमत्रा क्षेत्र में है। तो मेरा अपील है आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कि इस पे स्पेशल पॉलिसी बना करके, मैं पिछली बार भी सत्र में मैंने उठाया था और अब भी मैं उठा रहा हूँ कि स्पेशल पॉलिसी बना करके राहत दी जाए। और कुछ एरिया जो फॉरेस्ट में आता है जहाँ इलीगल माइंस होती है, सरकार उनको चिन्हित करते हुए उसको डाइवर्जन करे, खनन क्षेत्र में लेके आए, माइंस में लेके आए, लीज देवे, जिससे लोगों को रोजगार मिले। और लोगों को रोजगार मिलेगा तो सरकार को रेवेन्यू भी जाएगी, सरकार की भी आमदनी होगी, लोगों को यहाँ रोजगार भी मिलेगा और साथ ही जो प्रशासन और आमजन के बीच में टकराव की स्थिति है वो भी खत्म होगी। बिल्कुल। लेकिन मैंने एक वीडियो भी मेरे सामने आया था जिसमें आप विधानसभा में कुछ मुद्दों पर बात कर रहे हैं। वो क्या मुद्दे रहे थे जिस पर आपने वहाँ बात कर रहे थे? तो एक बार आप डिस्कशन करेंगे। जब परिवार का मुखिया होता है और परिवार के मुखिया के सामने अगर कोई संकट आ जाए जी, तो वो अपने यार दोस्तों को बोलेगा, अपने मिलने जुलने वालों को बोलेगा, जहाँ उसे उम्मीद होगा वहाँ बोलेगा। ये विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है और परिवार के अंदर एक नहीं कई चीज़ ऐसी हैं जो कि मुझसे पहले भी कई यहाँ विधायक रहे हैं। बिल्कुल रहे हैं। अब उन्होंने किस तरह से यहाँ काम किया और किस तरह से, कि मैं इन पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ के काम करते तो शायद हमारा क्षेत्र धौलपुर ज़िले में अव्वल होता और ये परेशानियाँ नहीं आती। हमारे यहाँ समस्या एक नहीं कहीं है। हमारे यहाँ 2 CSC हैं, बसेड़ी भी है और सरमत्रा सबसे बड़े।
इसके अलावा सीएससी तो अपने आंगई भी हो गई और अपने नादनपुर भी हो गई। वैसे 4 हैं, मुख्यतः कस्बे के तो 2 हैं। जी। हम कस्बे की इसलिए ले रहा हूँ कि भाई सबसे ज़्यादा लोग परेशान होता है, कोई बीमार होता है पेशेंट तो कस्बे में ज़्यादा जाता है। तो वहाँ डॉक्टरों की सीटें खाली पड़ी हुई हैं। बिल्कुल। हमारे यहाँ सरमत्रा में ले लो और बसीडी में ले लो, 8 डॉक्टर हैं, 8 पोस्ट अपनी क्रिएट हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर कितने, 2 या 3। तो मेडिकल में देख लो, पेयजल संबंध में देखो तो आज पेयजल की स्थिति इतनी भयंकर खराब है हमारे क्षेत्र के अंदर। आपने सुना होगा तो गर्मियों में तो 3 जो ग्राम पंचायत हमारी विशेषकर गोलारी, मदनपुर और धौंद, उसमें पलायन हो जाता है। बिल्कुल रहता ही है कि गर्मी ज़्यादा पड़ती है, पहाड़ी क्षेत्र है तो पेयजल संबंधित हो गया। अगर आप सड़क के मुद्दा उठाओगे तो आप देख लीजिए सड़क कितनी बनी हुई है। पिछली गवर्नमेंट में बहुत भरपूर प्रयास हुए थे, सड़कें दी गई थी। उस टाइम हमारे सीएम साहब थे अशोक गहलोत जी, उन्होंने कहा था मैं देते देते नहीं थकूंगा, मांगते मांगते थक जाओगे। वास्तव में हुआ है, काम हुआ है जी, उस टाइम काम बहुत दिया, बात कम हुआ है। ठीक है। और उस सरकार का काम अब भी चल रहा है, आज की तारीख में उस सरकार का काम आज भी चल रहा है जी। हमारे 2 सेशन हो गए, 2 बजट, 24-25, 25-26। आज तक इस सरकार का जो भी विजन था, जो भी इन्होंने घोषणाएं की थी, जो भी इन्होंने दिया है किसी भी विधानसभा में, जैसे मेरी विधानसभा में हमें 5-5 करोड़ रुपए, पहले 5 फिर बाद में 10 करोड़ सड़कें दी गई विधानसभा वार इन्होंने, PWD। आज तक धरातल पे नहीं उतरी है। ठेकेदारों को पेमेंट समय पे नहीं हो रहा है, तो कोई भी ठेकेदार काम नहीं करेगा इस तरह से। जी। तो एक कोई विजन होना चाहिए कि अपन पैसा कहाँ से ला रहे हैं, किसने। तो अगर मैं ये कहूँ सीधी सीधी बात कि आर्थिक कुप्रबंध रहा है सरकार में, आर्थिक रूप से बिल्कुल कमज़ोर कर दिया है राजस्थान को, बीमारू राज हो गया है 2 साल के अंदर, 19 महीने हो गए। तो किसी भी समस्या को अगर हमें सॉल्व करना है तो सरकार के पास पैसा होना अनिवार्य है। आज पैसा नहीं है। मेडिकल का आपको मैंने बता दिया, पेयजल का मैंने आपको बता दिया और सड़क का मैंने आपको बता दिया। बिजली का आपको पता ही है, आप छुपी नहीं है आपकी बात, क्योंकि चूँकि आप तो मीडिया और ये चलाते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो आप कितनी बिजली जाती है, कितने फ़ोन करते होंगे। तो हर मोर्चे पर देखा जाए तो सरकार का फेल्योर सिस्टम रहा है। बिल्कुल। एक और बात है कि जैसे ही हम कोई भी विधायक को देखते हैं, किसी सरपंच को भी देखते हैं, और जैसे ही वो चुनाव जीत करके आता है, सबसे पहले वो कोई ना कोई नया वाहन घर में लेके आता है। लेकिन देखने में आता है कि आपकी जो गाड़ी है वो शायद उससे पहले की है, तो इस गाड़ी को चेंज नहीं किया। हालांकि अभी किसी व्यक्ति कहने पर गहलोत जी ने भी वो गाड़ी चेंज करके दूसरी बदल ली। क्या कहेंगे आप? ये मेरे व्यक्तिगत सवाल हो गया मेरा। जी बिल्कुल, व्यक्तिगत ही है। देखिए, वैसे आपने सुना होगा RJ11, RJ11 जी, धौलपुर की पहचान है। बिल्कुल। मैं पैदल भी चलूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज साधन मेरे पास है, जो है चल रहा है, अच्छा कंफर्टेबल फील करता हूँ और मेरी ज़रूरत के अकॉर्डिंग सही है साधन। क्योंकि मेरा जो विज़न है, गोल है, वो अलग है कि मैं चाहता हूँ कि मैं हर गरीब तबके के पास पहुँचूँ, जो पंक्ति में सबसे लास्ट में लगा है। तो वहाँ उसके लिए पहुँचने के लिए ज़रूरत नहीं है कि भाई कोई गाड़ी ली जाए तो कोई 30 लाख की ली जाए कि 2 करोड़ की ली जाए। चाहे तो हम पैदल भी जा सकते हैं और साइकिल से भी जा सकते हैं। समता क्षेत्र ये कोई मैटर नहीं रखता लाइफ में कि कौन गाड़ी कैसे। और ठीक है, मेरी स्थिति है, मैं अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग, मेरे पास सफिशिएंट साधन है, वाहन है, उससे मैं यहाँ से वहाँ कहीं भी जा सकता हूँ। जी। एक और है कि आपकी जो माता हैं वो पंचायत समिति से प्रधान हैं। लोग आरोप भी लगाते हैं कई प्रकार के, कहते हैं कि सब विधायक भी घर में ही हैं और प्रधानी भी घर में ही ले ली। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहने वाला आदमी हूँ। मैं विधायक बनने के बाद सबसे पहले मैंने ये मुद्दा रखा था, समाज में रखा था, और इसकी मीटिंग मीनू मोहन के मंदिर पर हुई थी जहाँ मेरा स्वागत हुआ था। जी। तो वहाँ मैंने जब रखा था तो लोगों ने बोला कि वो दौर ऐसा था उस टाइम का कि हमारी सत्ता होते हुए मैंने विपक्ष का काम किया था, क्योंकि हमारे यहाँ माननीय पूर्व विधायक जी थे। आप सांसद प्रत्याशी भी थे उस समय? हाँ, सांसद प्रत्याशी, सांसद का चुनाव भी लड़ा था मैंने।
सरकार हमारी थी, सत्ता हमारी थी। मुझे सरकार से, सत्ता से प्रॉब्लम नहीं थी। हमारे वैचारिक मतभेद थे विधायक जी से। जी। हमने बाहर के व्यक्ति को यहाँ जिस उम्मीद के साथ चुनाव लड़ा, जीता, मदद की, और वो उन उम्मीदों पे खरा ना उतरे, तो मैं ऐसे विधायक की ज़रूरत नहीं थी फिर। जी। हाँ, सरकार ने उस टाइम वो विधायक थे, पार्टी ने ठीक है उनका रिपोर्ट कार्ड देखा या उनके क्या एंटी इनकम्बेंसी वो देखी, टिकट काटा, टिकट मुझे दिया, जी। हम चुनाव जीते। तो ये है कि जब जनता ने आपको चुन दिया, आज मैं कोई मुझसे कहता है कि आप इतने वोट लेके आए हैं और आप 27,000 से जीते हैं, जी। तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे इन लोगों ने वोट दिया है। आज बसड़ी विधानसभा में मानो 2.25 लाख वोटर हैं, तो आज 2.25 लाख वोटों ने मुझे चुनाव जिताया है। बिल्कुल। तो हमें ये भावना से काम करना चाहिए। बिल्कुल। मौका बार बार नहीं मिलता, एक बार मिलता है। विधायक किसी एक के नहीं होते, सबकी विधायक सबके विधायक होते हैं किसी के। तो ये है कि जनता की भावनाओं को देखते हुए आप काम करना चाहिए हमेशा। एक और मेरा प्रश्न है, लोग पूछते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो सेंचुरी है, ये सरमथुरा और आसपास के क्षेत्र के लिए ये लाभदायक है या हानिकारक है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंचुरी बन रही है हमारे करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व सेंचुरी, वो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आप कहीं भी आपने देखा होगा, कोई भी सेंचुरी बनती है तो उसके एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा हैं। जी। एडवांटेज क्या मिलेंगे कि ठीक है, आपको पोल्यूशन मुक्त एरिया मिल जाएगा। जी। आपको फॉरेस्ट जो हरियाली है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं तो अपन अपने को इन्वायरमेंटल पर्यावरण चीज़ अच्छी मिलेगी आपको वहाँ पे। जी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो लोग वहाँ पे कई सदियों से रह रहे हैं, हमारे पूर्वज 4-4, 5-5 सालों से वो गांव बसा के रह रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? आपने सेंचुरी बनाई, अभी तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चल रहा है मुद्दा, तो अधिकतर तो लोगों को यही नहीं पता कि मुद्दा कब से स्टार्ट हुआ है। जी। ये 2006 से स्टार्ट हुआ है मुद्दा। जी। 2006 से स्टार्ट हुआ है। यहाँ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और सेंट्रल में यूपी की थी, उसके बाद अगर आप देखें, मामला ठंडे बस्ते में चला गया पूरा। कोई मतलब नहीं, कोई प्रपोजल नहीं बना, कुछ नहीं बना। वापस जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट आई, वापस से मुद्दा का। तो इसमें खामियां इतनी सारी रही हैं कि बाकी स्थानीय निवासी से नहीं पूछा गया, बाकी स्थानीय निवासी के जो जनप्रतिनिधि जैसे कि सरपंच हो गया, उससे नहीं पूछा गया। किसी भी वार्ड पंच से लेकर के प्रमुख, प्रधान, एमएलए, किसी से राय नहीं ली गई। विस्थापन की नीति क्या है, कितना मुआवजा देंगे, क्या ज़मीन देंगे, कहाँ देंगे, आपको पता होना चाहिए कि 30-30 गांव तो जा रहे हैं अपने कोर जोन में। जी। 60 गांव जा रहे हैं हमारे यहाँ धौलपुर में बफर जोन में, और 48 गांव जा रहे हैं आपके बफर जोन में करौली के अंदर। हमारे यहाँ करीब करीब 13 ग्राम पंचायत हैं हमारे यहाँ पे, 13 और 2 17 ग्राम पंचायत, बाकी की करौली में है। तो इसका भारी विरोध हो रहा है, और होना भी चाहिए कि भाई जब हमारे, आपका घर हो या मेरा घर हो, और हमारे पूर्वज वहाँ रहते आ रहे हो, निवास कर रहे हों, और इतनी मेहनत से हमने अपना घर मकान बनाया है, और उसको सेंचुरी के नाम पे अगर विस्तार नाम ज़बरदस्ती कर दें तो ये तो गलत बात है। बिल्कुल। 40,000 परिवार, इससे भी ज़्यादा परिवार हैं विस्थापन के लिए, और यहाँ 4-5 टाइगर हैं। हम मना नहीं कर रहे हैं टाइगर, लेकिन कम से कम पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लेकिन जानकारी मेरे से आता है कि उस समय जब ये सेंचुरी का प्रारंभ हुआ था, यहाँ चर्चाएं चली थी, तो उस समय आपकी सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, गहलोत जी उस समय मुख्यमंत्री थे। तो तत्कालीन उस समय विधायक भी खिलाड़ीलाल बैरवा कांग्रेस से थे। उस समय इसका अनुमोदन हुआ, उन्होंने भरपूर इसका सहयोग किया सेंचुरी लाने के लिए। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, कोई ये कहेगा कि भाई विधायकों का इसमें साइन होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं, अनुमोदन होता है, तो बेवकूफ़ी है जी कहना। किसी विधायक के साइन नहीं जाते इसके अंदर, नहीं, इसमें किसी की नहीं आते। सरकार तो, स्टेट सरकार तो कुछ स्टेट सरकार थी, सेंट्रल का प्रोजेक्ट है। हाँ, उस टाइम के विधायक इसका विरोध कर सकते थे जी, ये उनकी नाकामी रही थी,
मैं ये कहूँगा, बिल्कुल स्पष्ट कहूँगा, आपको एक संविधान में सबसे लोअर कोड होता है वो ग्राम पंचायत होती है जी सबसे बड़ी ताकत होती है। जी अगर वो अपना कोरम पूर्ण करते हुए ग्राम पंचायत, अब विशेष ग्राम सभा में अगर प्रस्ताव ले कि हम इसमें असहमत हैं, तो इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। हम वही करा रहे हैं हम लोग, और हमने कराया भी और करा भी है। ये संघर्ष चलेगा और इस संघर्ष को हम आगे तक लेके जाएंगे। मैं लोगों से भी निवेदन किया है, हमारे इसमें 2-3 मीटिंगें हुई हैं, मैं खुद गया हूँ, और मैं ये भी कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि एक कमेटी हम जल्द बना रहे हैं और बन भी रही है जी। टाइगर सेंचुरी जो अपनी चल रही है उसकी कमेटी हम बना रहे हैं कि भाई ना बनाई जाए कमेटी, हम उसकी कमेटी बनाएं। संघर्ष समिति कमेटी बन रही है और उसमें हम प्रत्येक ग्राम पंचायत से, विशेष ग्राम सभा भी हुई हैं जी, हमने उसमें सारे प्रपोजल ले लिया सहमति का कि भाई नहीं बनाई जाए। उसको लेके हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में PL दायर करेंगे जनहित याचिका। मेरा एक व्यक्तिगत सवाल है और आपसे रिलेटेड है। कभी ऐसा राजनीति से जुड़े हुए मुद्दों में कभी देरी होती होगी, कभी घर पे फ़ोन किया होगा कि मैं वापस आ रहा हूँ और आते आते रात हो जाती हो, कई बार नहीं आना होता हो, घर वाले बैठे रहते हैं, आप पत्नी भी इंतज़ार करते होंगे आ रहे हैं, फ़ोन आया है, पिताजी भी इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन देर हो जाती है तो कभी पिताजी की डांट खाई हो या पत्नी ने कहा आप इतने लेट कैसे हो गए, अब मैं आपसे बात नहीं कर रही, ऐसा कभी हुआ है? आप जन सेवा में लगे रहते हैं, कभी समय बताया घर पे इतने बजे पहुंच जाऊंगा, खाना बना लेना, और नहीं पहुंच पाए? हर किसी की पारिवारिक चीज़ है ये, जी होता भी है। लेकिन जिस दिन से मैं राजनीति में आया, मैंने अपना परिवार, अपना क्षेत्र, उसकी समस्या का समाधान माना है। जी बस मैं एक फ़ोन करते हैं कि आज आऊँगा या नहीं आऊँगा, जी तो वो निश्चित हो जाते हैं कि आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक। उनको पता है कि अब उसका घर परिवार, ये घर परिवार नहीं है, पूरी बसेड़ी विधानसभा परिवार है, तो ऐसे कोई वाली बात नहीं। बिल्कुल समझदार लोग मानते ही हैं कि जन सेवा में जुड़ा हुआ व्यक्ति कभी भी, उसके जाने का समय निश्चित होता है लेकिन उसके आने का समय निश्चित नहीं होता। ये बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न ये है कि सरमथुरा के साथ साथ सरमथुरा के बहुत से गांव हैं जो वन विभाग के अंडर में आते हैं, वहाँ लोग बसे हुए हैं, उनकी न तो रजिस्ट्री हो पाती है, ना ही उनके पट्टे बन पाते हैं, तो उस काम से बहुत सारे काम उनके अटक जाते हैं। तो उनको आवासीय में बदलने के लिए कभी आपका कोई प्रयास विधानसभा में उठाया गया हो या आपकी ओर से कोई प्रयास किया गया हो, ऐसा कोई? हमारे 3 सत्र हुए हैं, चौथा होने वाला है मानसून। हमने दोनों सत्रों में आवाज़ उठाई है, क्वेश्चंस भी लगाए हैं, जवाब भी आया है, गोलमोल जवाब आया है। जी ये सच बात है कि यहाँ, आपको तो अभी मालूम नहीं होगा लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, नगर पालिका सरमथुरा पर क्षेत्र के अंदर 480 बीघा ज़मीन है फॉरेस्ट की। जी बस 3 हल्के आबादी की हैं यहाँ पे, जी और मोर देन 85% पूरा फॉरेस्ट एरिया है हमारे यहाँ। कई सालों से, सदियों से यहाँ बसे हुए हैं। इसकी तरफ मुझसे पूर्व जो भी जनप्रतिनिधि रहा है, किसी का ध्यान नहीं गया। अगर किसी का ध्यान जाता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। आज हमें, पहले हम बोल देते इंदिरा गांधी आवास योजना, आज हम बोल रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, उनका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जी चाहे किसी भी सरकार की कल्याणकारी योजना है और जहाँ फॉरेस्ट लैंड आ गई वहाँ उस योजना का लाभ नहीं मिलता। अब आप अंदाज लगाइए आप कि हमारे यहाँ पेयजल लाइन डली हुई है, हमारे विद्युत के जो पोल लगे हैं वो भी लगे हुए हैं, पहले टेलीफोन BSNL के भी लगे हुए थे, CC रोड हमारे पास डल चुकी हैं, और ये फॉरेस्ट में जब ये सारी स्कीमें चीज़ डल गई हैं और लोग वहाँ रह रहे हैं, उनको पट्टे नहीं, तो ये तो एक तरह से कह दो दुर्व्यवहार है हमारे साथ। भाई हम यहाँ के बासिंदे हैं, स्थानीय निवासी हैं, हमें पट्टे देना हमारा हक और अधिकार है, लेना भी है और सरकार को देना भी चाहिए। बिल्कुल सरकार को सोचना चाहिए कि लोग कितने सालों से रह रहे हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 आपने पढ़ा होगा, उसमें भी लिखा हुआ है साहब, 50 साल तक का रिकॉर्ड देख लो, आप कहीं भी देख लो। पट्टे देना और नहीं देना ये प्रशासन पर डिपेंड करता है, लेकिन हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल और हम आवाज़ उठा रहे हैं और उठाएंगे भी अब। बिल्कुल। और दूसरा है कि जब हम किसी काम के लिए किसी सिलसिले से बाहर जाते हैं तो
कई बार बाहर जाते समय व्यक्तिगत सवाल है, हम कहीं रुकते हैं तो वहाँ कभी आपको ऐसी सामना करना पड़ा हो परेशानी का कि लोग जो आपको पहचानते हो कि क्षेत्र में आ गए हों और लोगों ने एक भीड़ लगा दी हो कि साहब मेरी भी सुनिए ऐसे करके? ऐसी समस्या जनप्रतिनिधि को तब आती है जब वो बहुत कम मिलता हो जनता से, और कोई व्यक्ति जनता के बीच में रहता हो 24 आवर्स, तो उसको समस्या कभी आमना सामना नहीं करना पड़ता। बिल्कुल। तो मैं तो हमेशा जनता के बीच में रहा हूँ, ऐसा वाक्य मेरी लाइफ में कभी हुआ नहीं है और ना होगा जब तक मैं हूँ। अभी हाल ही में एक विधायक निधि से एक काम कराया जा रहा है बिलोनी गांव में, उसकी एक शिकायत भी खंडाधिकारी महोदय के पास में आई है और उसमें यह है कि घटिया सामान का प्रयोग किया जा रहा है। तो कभी ये बात आपके संज्ञान में आई हो या इसका आपने? फेसबुक के माध्यम से हमारे संज्ञान में आई थी जी। हाँ, ये सच बात है कि विधायक निधि से राशि जारी की गई जी। कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत है जी। और फेसबुक के माध्यम से मैंने उसका संज्ञान लेते हुए मैंने एईएन को भेजा था और विकास अधिकारी को भेजा था, क्या इसकी जांच करें, जांच में क्या निकल के आता है तो रिपोर्ट आ जाएगी हमारे पास। जी। अगर किसी का व्यक्तिगत इसके अंदर रंजिश है तो उसका आप और हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, व्यक्तिगत तो लोग करते हैं, विरोधी होते हैं। इससे पूर्व 5.5 साल पहले भी काम चला है, हम उसकी भी जांच कराएंगे। जी। भाई इसमें ऐसा क्या मामला है क्या नहीं है वो चीज़ है, वो तो रिपोर्ट आने के बाद मालूम पड़ेगा। कभी आप दोस्तों के साथ में कभी गए हों, व्यक्तिगत सवाल है, कभी दोस्तों के साथ में गए हों, कोई ऐसा कोई घटना घटी हो जिसको ध्यान में लाते ही चेहरे पर हंसी आ जाती है, आनंद की अनुभूति होती है कि हाँ उस समय ऐसा हुआ था, बहुत अच्छा हुआ? लाइफ में एक नहीं कैसी कई घटना घटी हुई हैं कि जिनको देख के बड़ी हंसी आती है। जी। यहाँ तक पहुँचने का सफ़र बड़ा सुहाना रहा है। जी। स्ट्रगल तो किया लेकिन खुशी खुशी किया और निकला भी। एक मिनट और 21 सेकंड का एक ऑडियो वायरल हुआ था, वीडियो वायरल हुआ था सॉरी। उसमें कई मीडिया चैनलों ने उसको दिखाया था कि ये देखिए बशेड़ी विधायक की दबंगी देखिए, और वो वन विभाग से संबंधित था, एक ट्रैक्टर ट्रॉली के छुड़ाने का मामला था। हालांकि ध्यान में थे, बहुत से लोग ध्यान में हैं, लेकिन आपकी उस समय हमसे कोई बातचीत नहीं हो पाई, तो उस समय क्या सत्यता रही थी उसमें? आप एक बार उस कर्मचारी से पूछ लें जी कि सत्यता क्या है, क्यों सस्पेंड हो रहा है जी। 10 करोड़ में से 5 करोड़ 60 लाख की रिकवरी क्यों निकली है जी, क्यों निकली है? नहीं वो तो खैर हो जाएगा, संजय लेकिन जाटव तो हमेशा दबंग हो, दबंगी से रहेगा जी, क्योंकि हम बाबा साहब संविधान के कलम से पकड़ के यहाँ तक पहुँचे हैं। जी हम लोग बिल्कुल यहाँ बिल्कुल, संविधान में सबके लिए अधिकार बराबर है। हाँ जी। और थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षित थोड़ा हैं बहुत। और युवा भी हैं। और गलत काम तो होने नहीं दूंगा। बिल्कुल। एक और मेरा व्यक्तिगत सवाल है आपसे, क्योंकि बीच बीच में व्यक्तिगत सवाल भी मैं आपसे लेता रहूँगा, क्यों आप जनसेवा करते हो और पूरे दिन व्यस्त रहते हो। जानकारी में आया है कि आप भोजन में भी बहुत सावधानी बरतते हैं। मेरी जानकारी में आया कि आपको किसी चीज़ से, गेहूं से जैसे एलर्जी है आपको, तो आप कैसा रूटीन रखते हैं भोजन का, कैसे क्या करना होता है? देखिए कोई भी हो, जी चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या कोई भी घर में हमारा सदस्य हो, जी, उसे अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होना आज के टाइम में तो ज़रूरी है। मुझे तो मेरे बेटे को गेहूं की एलर्जी आई थी तो डॉक्टर साहब ने कहा सर आप भी चेक कराएं एक बार, तो मुझे मालूम लगा कि इसको मेरे से ही एलर्जी है। जी मुझे भी एलर्जी है। जी तो गेहूं की एलर्जी होना आम बात है। जी बस अपने जीवन में ग्लूटेन फ्री चीज़ खाओ, जी, गेहूं से संबंधित चीज़ें मत खाओ। इसके अलावा बहुत सारे हैं जैसे कि चना है, मक्का है, जौ है, बेजड़ है, किनुआ है, रागी है, मल्टीग्रेन भी आटे आते हैं आजकल, तो बहुत सारी चीज़ें आ गई, तो सब चीज़ खाओ। तो वही है रूटीन में अपने। जी शाम को 2 रोटी फिक्स है, सुबह भी हल्का फुल्का खा लिया, बस ये अपनी लाइफ है। जी। अभी एक प्रश्न है मेरा कि इसे कांग्रेस में विवादित गुट बने हुए हैं, तो कई बार आपको इसका सामना करना पड़ता होगा, तो क्या लगता होगा आपको कि 2 गुट बने हैं, मुझे इसके पास जाना चाहिए, क्या इसके पास नहीं जाना चाहिए? कहीं किसी चीज़ में राजनीतिक मतभेद तो नहीं पैदा हो जाएगा? क्या आपको लगता है कांग्रेस में 2 गुट हैं आज? जैसे कि अभी हाल ही में चुनाव के दौरान जैसे पायलट ग्रुप और गहलोत ग्रुप
2 गुट साफ नज़र आए थे सबको। हमें तो नहीं नजर आया। शायद हो सकता है कि आप जिस पार्टी में काम कर रहे हैं उस हिसाब से। नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है जी हम सब कांग्रेस ही हैं। जी कांग्रेस हमारा परिवार है। घर परिवार में हर भाई भाई में होता है, आपके बीच में बिल्कुल होता है। तो ये का मतलब ये थोड़ी है कि भाई घर के बाहर जी। बिल्कुल। तो ये तो परिवार है। और मेरे सामने में जो मैं आज हूँ, 19 महीने हो गए, इससे पहले एमपी का चुनाव लड़ा है और 2008 से मैं यूथ से जुड़ा हुआ हूँ कांग्रेस पार्टी से। मेरे पिताजी भी जिला सचिव रहे हैं। तो हमने तो कभी देखा नहीं है कि भाई 2 गुट हैं। जी बिल्कुल। एक फ़ोटो मैंने आपकी एक उस पर देखी थी जिसमें आप खड़गे साहब के साथ में बगल में खड़े हुए हैं, उनकी चेयर पर बैठे हुए हैं, उनके बगल में खड़े हुए हैं, साथ में आपके रोहित बोरा जी हैं। वो कब की है? ये जनवरी 25 की है जी, 29 जनवरी 2025 की फ़ोटो। 29 जनवरी को आप शायद मिलने गए थे उनसे। हाँ, हम वहाँ इलेक्शन में थे। जी दिल्ली में इलेक्शन चल रहा था, तो वहाँ थे, तो हम मिल के आए थे, अध्यक्ष जी से मिल के आए थे हम लोग। बिल्कुल। अभी हाल ही में राहुल गांधी जी ने वोट अधिकार यात्रा प्रारंभ की है, तो उसके बारे में 2 शब्द समझाएंगे इस बातें। आपके घर जी जिसका कोई भी एक XYZ नाम होगा, जी, और उस घर के अंदर रहने वाले कितने सदस्य होंगे आप? लगभग 4 या 5। 4 या 5। और मैं आपको डेटा देता हूँ कि उस घर में 80 लोग रह रहे हैं, जी तो क्या एक घर में 80 लोग रह सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। पहली बात। दूसरी बात, मेरा वोट, आज मैं यहाँ हूँ, 3 जगह वोट हो सकता है मेरा? नहीं, वोट तो एक ही जगह होगा ना। तो अभी जो चल रहा है, और हमने प्रमाण भी दिए हैं, और अभी कैंपेन चल रहा है हमारा, वोट छोड़ गद्दी छोड़। ये हकीकत मानना, और आप मान भी रहे हैं क्योंकि आप लोकतंत्र में चौथे स्तंभ हैं और आपको सारी चीज़ पता है जी। और अगर कोई डर वाली बात हो तो उसका मैं कह नहीं सकता आप लोगों को। डर नहीं किसी बात का, लेकिन ये चौथे स्तंभ हकीकत कर है, रहे हैं। लोकतंत्र के अंदर मोदी जी ने उसको हाईजैक कर लिया है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईसीआई हो। जी एक एक आदमी 3 जगह वोटर। एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, हमने आरोप लगाया चुनाव आयोग पे। जी दर्द भारतीय जनता पार्टी को क्यों हो रहा है? दर्द भारतीय जनता पार्टी को क्यों हो रहा है? हमने कोई आप पे आरोप लगा दिया तो आप उसका खंडन कर दो, जांच करा दीजिए। बिल्कुल, खंडन होनी चाहिए, जांच होनी भाई चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त को जांच कराने में दिक्कत क्या है? आप हलफनामा क्यों मांग रहे हो? एफिडेविट क्यों मांग रहे हो? जी मैंने कोई आरोप लगा दिया, आप जांच कर लीजिए। हमने प्रमाण दे दिया आपको, तो फिर आपको जांच कराने में समस्या कहाँ आ रही है, ये बता दीजिए मुझे आप। बिल्कुल। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो भी देखा था जिसमें हलफनामा मांगने की बात तो कह रहे थे, साथ में जांच की भी उसमें एक बात सामने आई थी कि अगर इस हलफनामा नहीं दिया तो बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं जांच बिठाने की वो चर्चाएं में चल रही होंगी या कोई ऐसी। देखिए, एक कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी में सब बब्बर से रहते हैं जी। ऐसे गुड़गियों से हम डरने वाले नहीं है, धमकियों से जी ऐसे बोलते हैं। हाँ, ये हकीकत है, जब भी सरकार आई जो आदमी इसमें लिप्त था हम छोड़ने वाले नहीं है। ये हमारे राष्ट्रीय नेता ने कह चुके और हम भी कह रहे हैं। बिल्कुल हकीकत है, होता ही है जो अगर गलत करता है। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती हिंदुस्तान के अंदर कि हम आधार बेस पे डिपेंड हैं, और आपको पता है जी, क्योंकि मैं टेक्निकल हूँ, इंजीनियर हूँ। आप पेंशन देख लीजिए, आप जी कोई भी सब्सिडी देख लीजिए, आप गैस का कनेक्शन ले रहे हैं वो देख लीजिए, आप कोई भी स्कीम ले लो, आप आधार को अनिवार्य किया, आपने बिल्कुल किया है आधार को। तो आप वोटर आईडी में आधार को अनिवार्य क्यों नहीं कर रहे? जब आपको पेंशन मिल रही है, पालनहार का योजना का लाभ मिल रहा है, आपको मिल रहा है ना आपको जी, कोई भी सेंट्रल की सब्सिडी वाला सिस्टम है वो मिल रहा है ना आपको जन आधार हो गया, आधार बेस्ड हो गया, पैन कार्ड में भी आधार लिंक करा दिया आप लोगों ने, बैंकिंग सिस्टम में आधार लिंक करा दिया। तो एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि भाई आधार कार्ड को आप पहचान के तौर पे मतदाता सूची की जो लिस्ट है 11 डॉक्यूमेंट्स उसमें शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? ये हमारे सोच से परे है। जी। अभी आपने विधायक के नाते 19 माह पूरे कर लिए और भी समय बचा हुआ है। उस बचे हुए समय में जो अपने क्षेत्र का पर्यटन स्थल है उसको लेकर के आपके क्या
विजन है, क्या प्लान है आगे का, क्या करने वाले हैं? देखिए, पर्यटन स्थल की अगर आपने बात छेड़ी है तो हमारे यहाँ सरमत्रा बसेड़ी विधानसभा के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। चाहे वो भूतेश्वर बाबा का मेला हो, चाहे वो आप अपने विष्णुगिरी बाबा का मेला हो, चाहे आपके रमदा हो हमारे यहाँ, चाहे आपके धमो हो या झिरीक की तरफ हो। जी 24-25 के बजट घोषणा में हर जिले में एक मातृवन की घोषणा की गई। जी इस संबंध में मैं मिला था, जी। माननीय हमारे मंत्री महोदय जी से मिला था, वन मंत्री जी। संजय शर्मा जी से मिला, जी होप सर से मिला, अरिजीत बनर्जी सर से मैं भी मिला था। जी उस टाइम हमारे एसीएस थी फॉरेस्ट के अपने अर्पणा अरोड़ा जी से मिला था और लेटर भी दिया था मैंने बिल्कुल। कि धौलपुर जिले में अगर आप कोई मातृवन बनाते हैं जी तो हम धमो को बनाना चाहेंगे, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ वाटर जो फॉल है हाँ बिल्कुल, झरना दमोह जो गिरता है, क्षेत्र है अपना उसके पर्यटन में आता ही है। नेचुरली नेचर जो वहाँ का नेचर और नेचुरली जी मनमोहक दृश्य है वहाँ का। जी। और हमने यहाँ तक विजन बना लिया था कि हम उसको वो प्लास्टिक फ्री बनाएंगे, उसको बिल्कुल जी सड़क बनवाएंगे और वहाँ बिल्कुल प्लास्टिक फ्री बनाएंगे हम उसको, वहाँ पे घुड़सवारी भी कराएंगे। काफ़ी अच्छी जगह थी। हमें आश्वासन भी मिला था, मैं भी गया था और हमारे राजा खेड़ा के विधायक भी गए थे, रोज बोरा जी बड़े भाई हमारे, लेकिन हमें निराशा हाथ लगी। जी या तो सरकार के पास बजट नहीं है और ये कह तो देती है कि हम ये करेंगे और बनाते नहीं है। एक तो चीज़ वो प्राथमिकता के तौर पे मैं चाहता हूँ भूतेश्वर के ऊपर एक झूला लगे, बसेड़ी में, बसेड़ी के अंदर, बसेड़ी विधानसभा की बात ही कर रहा हूँ मैं अपनी। वो रमदा भी है हमारे यहाँ, झिरी है, झिरी के अंदर हम चाहते हैं कि वाटर पार्क बने, वहाँ पे सवारी भी हो, वहाँ बोट वगैरह चले, स्टीमर चले वहाँ पे। जी तो हमारे क्षेत्र के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं। और जब बरसात के टाइम में तो यहाँ स्वर्ग है, स्वर्ग। शिमला, कुल्लू, मनाली सब फैले जम्मू कश्मीर इसके आगे। जी तो विजन तो मेरा यह है कि दमोह को हम मातृवन में घोषित करके, घोषणा में जो बजट सत्र था 24-25 में जो एक हर जिले का मातृवन था वो बनना चाहिए, वो नहीं बनाया। मैंने क्वेश्चंस लगाया तो उसमें जवाब दिया कि नहीं बना रहे हम लोग। जी तो हमें निराशा यहाँ लगी, पर खैर कोई नहीं, आगे भी टाइम है। हम चाहेंगे कि सरकार है, ये नहीं है तो अगली सरकार जो भी आएगी, चाहे हमारी आएगी, क्योंकि राजस्थान का कल्चर ही रहा कि 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, जी तो ये सब चलता रहेगा। ये तो रहा पर्यटन के लिए मेरे हिसाब से। जी। दूसरा, आपने 19 महीने का कार्यकाल पूछा है, तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस है तो एजुकेशन पे है। जी मैं कम से कम अभी हम CSR फंड से, जिला परिषद के फंड से, MLA प्रधान के फंड से हम मतलब कन्वर्जन कंबाइंड करके, जी ज़्यादा नहीं तो हर हेड क्वार्टर पे ग्राम पंचायत में एक लाइब्रेरी बना रहे हैं। जी और वो भी डिजिटल। जी कम से कम उसमें सिटिंग हो 50 बच्चियों की। तो वो मेरा फोकस उस पर है। एक सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ सरमत्रा में एक उत्थान भवन चलता है जी। और उसके अंदर सरमत्रा, शायद आपको पता होगा और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहूँगा कि जो हमारे सरमत्रा क्षेत्र के हमारे जितने भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो 8वीं क्लास से लेकर के 12वीं तक के हो, 12वीं तक के बाद भी हो, तो उत्थान भवन सरमत्रा में है। सोच बदलो गांव बदलो है, उसके बगल से उन्होंने जगह दी है और मैंने 50 लाख रुपए से मैं वहाँ लाइब्रेरी बनवा रहा हूँ। उसकी भी राशि जारी हो गई है, काम भी पूर्ण उनके कगार पे है। तो आप सभी बच्चे वहाँ जा कर के अपने एजुकेशन से संबंधित कोई भी क्वेरी हो, कोई भी चीज़ हो, मत तैयारी भी कर सकते हैं, टीचर भी हो, पढ़ भी सकते हैं। और आपको बड़ी खुशी होगी जान करके कि बहुत सारे बच्चों ने वहाँ से सिलेक्शन किया है। हाँ बिल्कुल, चलता भी है अच्छी संख्या तो में। जो सुख सुविधा हमको जयपुर में जाके मिलती है वो हमको यहीं मिल रही है। तो हम तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा यहीं पढ़े लिखे, अच्छे वातावरण में रहे, घर पे रहे और जयपुर जैसी फैसिलिटी यहाँ मिल जाए। तो और हमें क्या चाहिए। जी बिल्कुल। एक जनप्रतिनिधि के तौर पर अगर ये एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा मेरे यहाँ का, जी तो मैं इसी में बड़ा संतोष और खुश हूँ इसके अंदर। बिल्कुल। अभी हाल ही में सरमथुरा में बाबा महाकालेश्वर का एक मेला आयोजित होने वाला है, जो हर वर्ष होता ही है। आपको पता ही है कि आप क्योंकि सरमथुरा के रहने वाले हैं, तो बाबा महाकाल की मान्यता बहुत अच्छे स्तर से होती है। तो मेले के आयोजन को लेकर के लोगों से क्या अपील करेंगे आप? मेरा आप सभी से निवेदन है कि जिस तरह से हमारे यहाँ चाहे कमी किसी भी स्तर पर रही हो, जैसे पत्थर व्यवसाय अपनी ख्याति खो रहा है, उसी तरह महाकाल नगरी के अंदर में मेला लगता है, वो भी अपना जो पहले प्रसिद्ध था, भीड़ भाड़ होती थी, सब काम होते थे, जी
हमें आज भी याद आते थे कि हमारी बहन बेटियाँ, बुआ, सिस्टर आती थी और कम से कम मेरा 8-10 दिन लगता था, तो बड़ा रौनक होती थी घर के अंदर। घर वाले बोलते बेटा दाल ले आना, आलू ले आना, कोई अपना रिश्तेदार आ जाएगा मेला जी, देखने के जी, लिए। जी। तो उस टाइम बड़ा लाड़ प्यार और स्नेह और मेल जोल था, लेकिन समय के साथ वो सब खत्म होता जा रहा है। जी, और मेला भी पहले से और अब तक देखा जाए तो 30% ही लगता है। मैं बिल्कुल बेबाक बात करूंगा जी, इसमें। बिल्कुल। मेरी प्राथमिकता यह कि हमारी जो खोई हुई पहचान है उसे पुनः लौटाना है। जी, तो मेरा सभी सरमत्रा वासियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस मेले को शांतप्रिय तरीके से और अच्छे तरीके से, सुनियोजित तरीके से इसको करें, जिससे कि यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ दुकानदार आते हैं बेचारे बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं। जी, बिल्कुल। वो आते हैं कि चलो सरमत्रा महाकालेश्वर का मेला है, हम 2 पैसा कमा के जाएंगे। तो मेरा यहाँ पे प्रशासन है या कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे मैं क्यों ना हूँ, या यहाँ के आम लोग हैं, आम जनता, सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो व्यक्ति हमारे यहाँ आ रहा है और अपनी दुकान लगाने आ रहा है, अपना कोई भी रोजगार लेके आ रहा है, जी, तो वो यहाँ से कम दुखी होके ना जाए कि साहब मैं यहाँ आया और यहाँ मुझे कुछ नहीं मिल पाया। जी, वो अपना बिजनेस भी करे और हम लोगों को सेवाएं भी दे, हमें उसे दुखी नहीं करना है। तो कम से कम वो अगली वर्ष आएगा तो खुश होकर आएगा, 4 दुकानदार को लेके आएगा। तो इससे हमारी आमदनी भी बढ़ रही है, मनोरंजन का साधन भी बढ़ रहा है और हमें अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी यहाँ पे। भाई मेला एक ऐसा होता है जो कितना मेला लग रहा है, तो मेले में लोग मिलते हैं, अपने बिल्कुल। दुश्मनी को छोड़ छाड़ के एक जगह बैठते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। होता ही वो तो है। महाकाल का मेला है। कभी महाकाल ऐसा रहा हो कि कभी आप जब पढ़ाई करते थे उस समय सरमथुरा में 11वीं तक आपने शिक्षा ग्रहण की है बताते हैं, तो कभी स्कूल बंक करके मेला घूमने गए हों? उस टाइम तो जमाना ही अलग था। जी, हम एजुकेशन पढ़ते थे, करते थे, तो हम बड़ी टोलियों के साथ जाया करते थे। हम ये देखा करते यार कि झूले में झूलना है यार, पैसे तो नहीं, घुसे कैसे फ्री में इसमें। तो हर कोई भी, और आप भी अछूते नहीं, आप भी हमारे साथ रहे हो। तो हम तो बंक बिल्कुल। करते थे, तो हमें शौक था कि ठीक है चले गए, जलेबी खा के आ गए, दही बल्ला खा के आ गए, जी, जो अपन बल्ला बोलते हैं बिल्कुल। मेले के अंदर यही है, या अपन मौत का कुआं देख के आ गए, हाँ, या नाप वाला जुआ आजकल देख के आ गए। आजकल तो आता ही नहीं। हाँ, तो क्यों नहीं आता? जी, बात यह है कि पहले आता था और अब क्यों नहीं आता, तो वो खामियां कहाँ रही हैं, हाँ, हमें उसको दूर करना है, बिल्कुल दूर। जिससे लोग हमारे यहाँ आए, जुड़े। ये तो हमारे सरमत्रा की पहचान है, सरमत्रा की आमदनी होगी, इसमें लोगों को मनोरंजन का साधन मिलेगा। तो मेरा आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इसको अच्छे तरीके से करें, बिल्कुल। कि पहले जो गलती हो चुकी है उसको वो ना अब नहीं। दोहराएं और हम उसमें सुधार करते हुए मेले को और बड़े व्यापक स्तर से लेके जाएं, ये कहना है मेरा तो। जी, बिल्कुल। एक और मैं बात घटना की ओर आप ध्यान खींचूंगा, दमों को लेकर के, जैसे पर्यटन विकास को लेकर आपने बात कही। आजकल घटनाएं दमों में घटी जाती हैं, कोई लापरवाही से या किसी न किसी प्रकार से, और लोगों की उसमें डूबने से मौत हो जाती है। तो किस आप लोगों में क्या एक संदेश दोगे कि आप कैसे इससे दूर रहें, कि कितना बचाव करें इससे? देखिए, दमों जो जल प्रताप है हमारा, जी, तो मैं चाहूँगा, हम 2 तरह के लोग होते हैं, आप समझना बात को इसमें। जी, एक तो वहाँ की खूबसूरतियों को देख करके प्रसन्न होके खुश हो कि भाई मैं जा रहा हूँ और मैं नेचर देख के आ रहा हूँ कि भाई दमोह है क्या चीज़, जी, उसकी सुंदरता को महसूस करूँ जी, और देखूँ यहाँ की ब्यूटीफुल चीज़ क्या है, यहाँ की ब्यूटी क्या है, कितने पेड़ हैं, कैसा कलरव है यहाँ पे पानी गिरने का, कितनी चहचहाहट है यहाँ पे जी, अपने पक्षियों की, और क्या है वो, मतलब दिल को सुकून देने वाला। जी, और एक होता है कि सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए जा रहे हैं, दोनों में अंतर बहुत है, बिल्कुल, दोनों में। और आप समझदार हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, आजकल हमारा यूथ है, यूथ आजकल उस ब्यूटी को महसूस नहीं कर पा रहा है जो जिसके लिए वो दमोह को हम फेमस कर रहे हैं, या है कि भाई नेचुरल चीज़ क्या चीज़ यहाँ पे, और एक अपने मनोरंजन को जा रहे हैं। तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बिल्कुल। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों से निवेदन है कि भाई आप मनोरंजन के लिए जा रहे हो तो संभल के जाएं, क्योंकि यहाँ जो भी जितने भी आपने देखा होगा, जी, किसी की पैर फिसल डूबने से मौत हो गई जी, और वहाँ पे सबसे बड़ी कमी हमारी रही है कि प्रशासन की सबसे बड़ी अनदेखी है वहाँ पे। जी। नहीं, हाल ही में अब तो प्रशासन ने बिल्कुल कर दिया, 30 सितंबर तक बैन लगा दिया है, कोई भी 500 मीटर की परिधि के अंदर भी नजर नहीं हमने आए। बार बार बोला प्रशासन को, शायद आपको याद नहीं है, जी, एक वहाँ पानी का बहाव क्षेत्र रहता है निकट के जस्ट नीचे, हाँ होता है, जिसको छर और वहाँ कहते हैं। के लोकल के जो लड़के हैं वहाँ पे जी, और इसमें मैं बिल्कुल बेबाकी हुआ, प्रशासन की मिली भगत हो सकती है। जी, 20-20 रुपये लेके बाइकों को निकालते हैं, हाँ, तो ये 50-50 रुपये लेकर के गाड़ियों को निकालते कहीं ना कहीं गलत है। हैं। गलत है ना ये जी। चीज़ें।
भाई आपको करना है दमोह, अभी किसी के दिन है, फॉरेस्ट का दिन है। जी आज 2 घटना हो गई, एक कुनकुटा का बच्चा खत्म हुआ है और एक हमारे एयरफोर्स का जवान खत्म हुआ है। बिल्कुल, ये बहुत हर ही साल नहीं- 2 से 3 घटना होती हैं, हर साल होती हैं, जी। हर साल। और हमें पता है कि बारिश का टाइम होता है, तो प्रशासन घटना घटने के बाद क्यों जागता है? सवाल ये उठता है मेरा। जी जब आपको पता है कि बारिश का दौर है, दमोह के अंदर है, तो क्या वहाँ चौकी नहीं लगा सकते अपन वहाँ? बिल्कुल क्या वहाँ स्थायी चौकी नहीं बना सकते हम लोग वहाँ? तो कमी किसकी है? कमी किसकी? कहीं ना कहीं प्रशासन की भी कमी इसमें दिखाई देती है। कमी में, और फिर ब्लेम करते हैं जनप्रतिनिधि पे। जी तो दूसरा, ये चीजें तो हमको सुधार करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सुधार करने की आवश्यकता है और सबसे ज्यादा समझने गलती की आवश्यकता प्रशासन की है यहाँ पे। मैं तो प्रशासन की लापरवाही मानूंगा कि घटना घटने का हम इंतजार कर रहे हैं कि घटना घट जाए तब जागेंगे। तब अभी आपने सुना है कि धारा 173 लगा करके उसको बैन किया गया है। बिल्कुल ये है ना, 173 पहले तो अपन 144 बोलते थे, 173 भी हाँ, के तरफ अकॉर्डिंग। तो ये है, तो इसमें कमी कहाँ है ये आपको पता है। बिल्कुल। अब आजकल बरसात बहुत ज़्यादा चल रही है, बारिश का मौसम है, चारों तरफ जहाँ भी देख रहे हैं खबरें यही सुनाई देती हैं कि आज इस क्षेत्र पर बाढ़ आई। हमारा जो झील क्षेत्र है वो भी बिल्कुल चंबल के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है, और जैसे चंबल उफान पर आती है तो वो गांव डूब जाते हैं, कहीं परेशानी होती है। उसको लेकर के सरकार को आप क्या पक्ष रखने वाले हैं? देखो, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, सबसे बड़ी सहायक जो अपनी नदी है आज की तारीख में वो चंबल है। बिल्कुल हमारे पूर्वी राजस्थान की लाइफलाइन भी हुई है, और चंबल हर साल आ रही है आज की तारीख में। बिल्कुल। तो हम लोग वहाँ आधे हो चुके हैं, हम लोग तो आधे हो चुके हैं भाई। मेरे बसेड़ी विधानसभा के अंदर मात्र 2 ऐसे ग्राम पंचायत हैं, एक तो झिरी है, एक मदनपुर है, जी जो हमेशा हर साल चंबल आती है, जल स्तर बढ़ता है और वो लोग शिफ्ट होते हैं ऊपर। हमारे पिछली भी गवर्नमेंट थे और अब भी गवर्नमेंट है। मैं अब भी कह रहा हूँ कि उनके लिए विस्थापन ऊपर कर दें उनका। जी उनके लिए खेती क्यारी है वो ऊपर कर दें, रहने का साधन ऊपर कर दें, तो जो जल भराव वाला क्षेत्र है उधर से शिफ्ट हो जाएं। जी। और यही मैं आपके चैनल से उनसे उम्मीद करता हूँ कि भाई आप भी अपना शिफ्ट हो जाओ। बिल्कुल भाई हम जब कोई घटना घट जाएगी तब होंगे या पहले हो जाए? पहले होना सही है, घटने से तो अपन पहले घटने यदि का क्यों पहले। इंतजार करें? जी तो कमियां हर स्तर पे हमें जागरूक होना पड़ेगा और हमें समझदारी दिखानी पड़ेगी। एक और मैंने एक वीडियो देखी थी आपकी, आप विधानसभा में बात कर रहे थे किसी काली तीर परियोजना को लेकर के, वो क्या है हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को एक बार समझाएंगे? काली तीर परियोजना, वैसे मैं आपको एक बात कहूँगा जी कि मैं चाहता हूँ कि इस काली तीर परियोजना में एक संशोधन हो, जी क्योंकि सरमत्रा क्षेत्र का पानी हम इसको स्टोर कर रहे हैं पार्वती डैम में, जी कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि उसके सहायक नदियाँ कौन, एक तो खरड़ नदी है, एक बड़ेगांव बेलोनी की नदी आ रही है, अपन कुड़ीली बोलते हैं जिसको जी, हम बिल्कुल, हिंदी बिल्कुल, भाषा में। बिल्कुल। और उधर से आती है नादनपुर साइड में, जो अपने मठ पेपरोदा गांव है वहाँ पे सेड़ी नदी के जाती है। बिल्कुल। तो ये सहायक नदी ऐसी हैं जो डैम को भरती हैं। जी जब डैम भरता है तो वो वहाँ से अपन गेट खोल के या वहाँ पे नहर कैनाल के माध्यम से जी हमने बना रखी है, तो वो पानी बिल्कुल अंतिम छोर राजस्थान का लास्ट बॉर्डर अपन जो गांव बोलते हैं अपना, वहाँ तक जाता है राजा खेड़ा के तक, और वहाँ से वो सीधा चला जाए, उसके किस में चला जाता है, यूपी में चला जाता है। जी तो एक खंड का उपखंड का पानी स्टोर किया और वहाँ से बसेड़ी गया, बसेड़ी से सैंपू गया, और सैंपू से धौलपुर के कुछ पार्ट में होते हुए सीधा राजा खेड़ा निकल गया, बिल्कुल, और फिर आगे चला गया यूपी आगरा वगैरह। हम चाहते हैं कि ये डैम हमेशा भरा रहे, खाली ना हो, तो इसीलिए चंबल लिफ्ट परियोजना जो अपने एक तो धौलपुर में चल रही है, और काली तीर परियोजना, काली तीर का मतलब है कि मदनपुर ग्राम पंचायत में एक काली तीर गाँव है, वहाँ से अपन चंबल के पानी को लिफ्ट करेंगे पाइप के थ्रू और उसको डालेंगे अपने भोरे के ताल में। जी भोरे का ताल का भी अपने आप में कहानी रही है कि हमारे यहाँ पे अभी हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जी थे महावीर सिंह भोरे जी, जी उनके पूर्वज वंशज जिन्होंने ताल बनाया था भोरे का ताल। जी जी। और भोरे का पूरा गांव भी है वहाँ। हाँ बिल्कुल है, ऊपर बसा हुआ गांव है वहाँ पे। उस ताल में वो पानी को चंबल से लिफ्ट करके पाइप के थ्रू डाल देंगे, और नेचुरल ग्रेविटी के द्वारा वो पानी एक तो आएगा बम्हाया, बम्हाया जैसे अपना रेरी के पास में गांव वो है, गांव रेरी, और वहाँ से नेचुरल तरीके से चला जाएगा डैम में पानी, पार्वती डैम में, और दूसरा चला जाएगा राम सागर के अंदर। तो इधर से जाएगा तो बसेड़ी हो गया, सैंपू हो गया,
मनिया राजा खेड़ा हो गया, उधर जाएगा तो राम सागर में उससे हो गया अपना बाड़ी। इस तरह से उनको भर के डैम को ओवरफ्लो करा करके और पानी वहाँ से दिया जाएगा, जैसे पीने का और सिंचाई का। बिल्कुल। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सरमत्रा जो उपखंड है, इसके पहले 82 गांव पे ये जल योजना कहते अब 94 हो गई जी, OTMP हो गई, JJM हो गई जी, और हमारा सरमत्रा की जो बनावट है, यहाँ कितने भी बरसात पड़ जाए घंटे में लगता है बरसात हुई नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि पूरा पथरीला और ऊंट की कुबड़ पर बसा हुआ ऐसी स्थिति का बिल्कुल, बिल्कुल, खंड है हाँ, हमारा बिल्कुल, उपखंड पूरा। यहाँ के पानी लोगों को, बासिंदों को पानी कहाँ से मिलता है? जी, वापस हम पुनः पार्वती डैम से उस पानी को पाइपलाइन के द्वारा लिफ्ट करते हैं और अपने टंकियों को भरते हैं, फिर नल के द्वारा पूरे क्षेत्र में पानी देते हैं। बिल्कुल। तो पहले तो जा रहा है पानी उधर और फिर वापस हम लिफ्ट करके उसको बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इसमें संशोधन करने की ज़रूरत है कि हमारे उपखंड के 94 गांव हैं, JJM के भी प्रोजेक्ट के गांव हैं, उन सबको पानी कैसे दिया जाए। तो हमारी कोई सहायक नदी, एक तो खरड़ नदी होगी जी, इसको भरा जाए, या कोई एक ऐसी योजना बनाई जाए कि मर्राइल साइड से लिफ्ट करके पानी को बिलोनी में छोड़ा जाए, तो जिससे पूरी नदी भरी रहे हमारी। और ज़्यादा नहीं तो 2-3 एनीकट और चाहिए हमको, जैसे हमने कभी एनीकट बनाया था चंद्रावली का, हमने नरेगा में, और हमने पंचायत समिति से फंड देकर उसको बनवाया हमने जी। तो आप यकीन करिए कि जो एनीकट 10-10, 6-6 करोड़ के बन रहे हैं, हमने 25 लाख में बना करके कम से कम 11 गाँव का पानी का जलस्तर हमने बढ़ा दिया। बिल्कुल। इस चीज़ को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें पता है दराल से जुड़े हैं, हमारे कुछ भाइयों को नहीं पता, उन्हें तो बस सीधा टैग करने की आदत रहती है। बिल्कुल। क्योंकि मोबाइल अच्छी चीज़ है, अगर आप कुछ पढ़ो सर्च करो तो अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक चीज़ है। और इसको अगर आप अलग तरीके से देखो तो मिसयूज, जैसे आप बता रहे थे फेसबुक पर, बिल्कुल उसका उपयोग कम और दुरुपयोग ज़्यादा होता है। दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, ये है जो आजकल की युवा पीढ़ी में देखने को मिल रहा है। तो धरातल पे आदमी जो ज़मीन से जुड़ा है उससे ज़्यादा मालूम पड़ता है। हम ज़मीन से जुड़े हैं, चूँकि मैं जिला परिषद के चुनाव से जीत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मुझे एक एक व्यक्ति की, एक एक गांव की नब्ज पता है कि भाई क्यों परेशान है, कैसे परेशान है, क्या है। जी, ये है। तो वहाँ का जलस्तर बढ़ाया हमने एनीकट बना करके। तो इसीलिए हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा, जिससे कि अपन काली तीर परियोजना, जो मैंने आपको पूरा बता दिया, 980 करोड़ रुपए के समथिंग की परियोजना है, और अब इसकी लागत और बढ़ जाएगी। बिल्कुल। अभी तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आ रही है उसकी क्लियरेंस नहीं मिली है जी, 2-2 क्लियरेंस लेनी पड़ रही है, एक की मिल चुकी है टेरिटरी वाली, वो रह गई है, वो आ जाएगी तब जाके काम चालू होगा। बिल्कुल। तो काले तीर से अपन चंबल से पानी को लिफ्ट करेंगे, बोहरे के ताल में डालेंगे, वहाँ से ग्रेविटी और फोर्स के द्वारा नेचुरल तरीके से रामसागर जाएगा और पार्वती डैम भरेगा बमाया से। जी, फिर वो पानी से सब जगह होगा। तो ये लाइफलाइन है, धौलपुर की लाइफलाइन। बिल्कुल। ये है। एक डांग क्षेत्र में ऐसे जलाशय होना एक अपने आप में बड़ी बात है, और वैसे वोरी का ताल प्रसिद्ध भी है, वो एक अलग तरीके से। मैंने आपसे एक ही बात कही थी कि सरमत्रा का अपने आप में एक इतिहास रहा है। जी, एक चीज़ आपने सरमत्रा को नहीं पढ़ा होगा, जी, सरमत्रा रियासत ने कभी किसी की पराधीनता स्वीकार नहीं की है, आज़ाद रहा है हमेशा। बिल्कुल, ये सही, बिल्कुल आपने बिल्कुल ये बात बिल्कुल आज़ाद रहा है सरमत्रा ने कभी भी पराधीनता स्वीकार नहीं की। और शायद जानकारी में ऐसा है कि जिस समय 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था, तो दामोदर दत्त को लेकर के, और जब झांसी की रानी बलिदान हो गई, वीरगति को प्राप्त हुई, तो तात्या टोपे भी सरमत्रा में रुके थे, ऐसा भी आता है। सोने का गुर्जा का अपने आप में है, बिल्कुल। तालाबशाही क्यों बनी। बिल्कुल। तो ये एक ऐसी रियासत रही है, वो एक छोटे से गांव से, गिरुनिया से निकल के आई। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो वर्तमान के जो हमारे, हम जिनको राजा कहते हैं आज, मैं उनसे मिला हूँ, जयपुर रहते हैं, तो मेरे मोबाइल में उनके सारे महाराजाओं के फोटो आज भी है कि कैसे 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 कौन कौन से महाराज किस काम में रहे। जी, जी, बिल्कुल। तो हमें बड़ा फक्र महसूस होता है कि सरमथुरा, जहाँ का लाल पत्थर, जो सबसे बड़ी हमारे लोकसभा है, जो सबसे बड़ा पंचायत है हमारी, वहाँ पत्थर यहाँ से वहाँ तक पहुँचा है। बिल्कुल। और हम उस क्षेत्र से आते हैं तो बड़ा गर्व महसूस होता है हमें। बिल्कुल, बिल्कुल आपने बताया ही था। और वास्तव में ये एक फ़ख्र का भी है कि हमारे यहाँ का जो रेड डायमंड जिसको बोला जाता है, वो पत्थर आज राष्ट्रपति भवन में और नई जो संसद भवन बनी है वहाँ पर भी लगा हुआ है। तो ये एक अपने आप में एक अभूतपूर्व एक धरोहर है जो सरमथुरा से निकलती है। आपने जब गिरौनिया से निकलने की जब बात कही तो मेरे ध्यान में आता है, गिरौनिया से एक, शायद आपको ध्यान में होगा, एक तनु जादौन करके एक खिलाड़ी भी है क्रिकेट की, जो उनका परिवार जयपुर रहता है, लेकिन तनु जादौन गिरौनिया की एक बच्ची है जो आजकल क्रिकेट में राजस्थान से खेल रही है। शायद आपको
शायद मेरे संज्ञान हाँ, में से संज्ञान में नहीं है, संज्ञान। क्योंकि वो क्योंकि हो सकता है काफ़ी समय पहले जयपुर निकल गए हों। जी तो बिल्कुल, वो यही जयपुर रीजन निकल रहा गए थे, होगा। अभी बीच बीच में आते रहते हैं। और वो यहाँ पर एक कार्यक्रम जो हुआ था, एक खेलो भारत के नाम से एक कार्यक्रम हुआ था कुछ समय पहले, वहाँ वो आई भी थी। तो एक सरमथुरा के क्षेत्र के लिए, एक बच्चियों के लिए भी एक उदाहरण भी है, आदर्श भी है कि यहाँ की बच्चियाँ भी आगे निकल करके, जैसा आपने बताया था कि डॉक्टर्स की लाइन में, इंजीनियर की लाइन में सरमथुरा सबसे अग्रणी है, तो वैसे ही आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ में हमारे विधायक जो बछेड़ी विधानसभा से आते हैं, संजय जाटव जी, आज हमारे साथ जुड़े। उन्होंने सारी घटनाओं को भी खंडन किया, उन पर जो आरोप प्रत्यारोप थे उनका भी उन्होंने पूरे स्पष्टीकरण दिया, और जो आरोप उन पर लगाए गए थे कहीं ना कहीं उनको निराधार करते हुए उन्होंने इस बात को स्पष्टता कर दी। साथ ही उन्होंने यहाँ के जो विजन हैं, चाहे वो दमों को लेकर के हो, चाहे वो एजुकेशन को लेकर के हो, चाहे वो किसी विकास को लेकर के हो, और साथ में वो काली तीर प्रोजेक्ट परियोजनाएं क्यों नहीं हो, उन सबको लेकर के उन्होंने जो रुचि दिखाई है वो बहुत ही अभूतपूर्व है, और बहुत ही अच्छी उन्होंने रुचि दिखा रहे हैं, और अपने जो यहाँ की समस्याएं हैं उनको विधानसभा में उठा रहे हैं। मैं आग्रह करूँगा कि वो ऐसे ही हमारे क्षेत्र जो बछेड़ी विधानसभा क्षेत्र है उसकी समस्याओं को ऐसे ही विधानसभा में उठाते रहें, और मैं उनके भविष्य में कुशलता के लिए और ऊंचाइयों के लिए धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि वो ऐसे ही हम सब की आवाज़ों को उठाती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।